दलित स्वयं गिरे हैं, वो अपनी कमी अपने अंदर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी, आज की राजनीति का सबसे हल्का पहलू है, जो अभी ठीक से पैदा नहीं हुआ राजनीति में, वो भी अगर सवर्णों को गाली देने लग जाए तो उसे भी कुछ वोट मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ जिन्हें शूद्र कहा जाता था, वो शूद्र तो ठीक था, दलित शब्द गलत दिया गया। जिसने इस वर्ग का नाम दलित दिया, उसकी इतनी खोटी सोच थी इनके प्रति कि वो जीवित समझने को तैयार नहीं था। आपको अपने कर्मचारियों के 4 वर्ग रखने ही पड़ेंगे। मनु के संतान हैं, कश्यप ऋषि की संतान है, चारों। तो जब एक माता पिता से चारों पैदा हुए, तो एक ब्राह्मण दूसरा दलित कैसे हो गया या शूद्र कैसे हो गया? आज एक बार सरकार के मुंह में तमाचा क्यों नहीं मारते? मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, हम खुद काबिल हैं, हम खुद हाँ, मैं कोई विकलांग थोड़ा हूँ। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम बहुत तड़क भड़क मुद्दे बात करने वाले हैं, जो आज बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल है। तो तमाम सारे बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जानकार और तमाम सारे ऐसे लोग अब सामने आकर इस पर विरोध जता रहे हैं, जिसका नाम है UGC एक्ट। और इसमें नेता लोग भी डर गए हैं कि उनका वोट बैंक ना चला जाए, और जो वोटर्स हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, यानी कि मोदी का विरोध, BJP का विरोध, अमित शाह का विरोध, कि इनका हमने जीवन भर साथ दिया और अंत में आकर ये हमारे बच्चों के लिए खतरनाक बन रहे हैं। यानी कि भस्मासुर का रोल अपना रहे हैं कि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हाथ टेस्ट करो किस पर और वो आदमी भस्म हो जाए। तो वो शक्ति ब्राह्मणों ने, उच्च कोटियों ने, जनरल कास्ट ने बीजेपी दी। बीजेपी को उच्च एक जगह केंद्र की सत्ता में बैठा दिया जाकर, आज वही उनके खिलाफ हैं। तो ये क्या साइड इफेक्ट है, क्या है इससे? हालांकि अभी निर्णय भी आ चुका है साथ सुप्रीम कोर्ट का कि जो उन्होंने रोक लगा दी कि इसको अप्लीकेबल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस पर हम चर्चा करेंगे और ज्योतिषीय चर्चा करेंगे कि ये सही है, गलत है। और एक सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर आपका। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी हमारे साथ, जाने माने ज्योतिषाचार्य, तमाम सारे टीवी शो में, कई सारे शो में आपने देखा होगा, सब पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं सर। और बड़े बड़े लोग सामने भी नहीं आते इनके नाम से, सोचते हैं डिबेट ही छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा है। तो इस हम चर्चा करेंगे। सर एक बात बताइए कि अक्सर आप ज्योतिषाचार्य हैं, जाने माने, अक्सर मैंने सुना है आप ज्योतिषी की बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं, उसके जब उसकी भाग्य रेखा उभरती है तो अपने आप कोई आगे बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों में कहीं कास्ट नहीं आता है, जाति नहीं आती जी। कोई भी हो, जब उसका भाग्योदय होना है तो हो ही जाएगा। उसको ना एक्ट की जरूरत है, ना UGC की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है जी। तो इसकी क्यों लोग डरे पड़े हैं? डरने की तो जरूरत नहीं फिर तो UGC तो। जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सवर्णों में 3 आते हैं। ये ऐसा सोचते हैं, इनको ये नहीं लगता कि हमारा सब कुछ चला जाएगा, ले लेंगे। इन्हें ये लगता है, देखो देश में ये 3 जो जातियां हैं, ज्यादातर बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े परिश्रमशील लोग हैं, वो इन्हीं 3 से आते हैं। इन्हीं 3 के द्वारा किया जाता है जो व्यवसाय, उस व्यवसाय से टैक्स रूप में जो पैसे सरकार को दिए जाते हैं, उसी से पूरे देश की व्यवस्था चलती है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों हमेशा देश के प्रति समर्पित रहे कि देश में कहीं खरोच ना आ जाए। अगर जो वर्ग खुद अपने परिवार को अपने बल पर आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, सरकार के द्वारा दिए गए 5-5 किलो अनाज पर अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, उस वर्ग के को यदि सब कुछ भी बना दिया जाए तो भी वो देश के लिए इसलिए अहितकर होगा क्योंकि उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और ये मैं अपने जो दलित बंधु हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये उन्हें विचार करना चाहिए कि ब्राह्मण का एक छोटा सा लड़का या क्षत्रिय का छोटा सा लड़का
कई परिवार ऐसे हैं जिनमें उस क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य के यहाँ माता पिता नहीं रहे और बड़ी गरीबत की स्थिति। ऐसा असहाय लड़का संघर्ष करके अपनी भूख को सह करके और खड़ा होता है अपने बल पर, क्योंकि वो अपने भाग्य का दोहन करना जानता है। ईश्वर ने उसे जो भाग्य दिया है उसका वो दोहन करता है। अगर वो दोहन कर पाता है तो उसका लाभ हो जाता है, तरक्की हो जाती है। नहीं कर पाता है तो वो भी उसी प्रकार की जिंदगी जीता है। इसी प्रकार से दलित बंधुओं में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जाति को ओढ़कर अपने मनोबल को दबने नहीं दिया, अपने भाग्य का दोहन किया। आज वो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जज हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं। बिल्कुल। तो समस्या ये नहीं है कि दलितों को सवर्णों ने गिराया, दलित स्वयं गिरे हैं। वो अपनी कमी अपने अंदर नहीं पा रहे हैं। सरकार आरक्षण के रूप में वो अकुरी मारती है कि नहीं नहीं ये हैं तो ठीक अभी। अब ठीक वो इतने हैं कि ये 5 किलो आटा देते तो दौड़ रहे हैं। मतलब दुर्बलता इतनी है, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आप क्या करो, कैसे बढ़ सकते हो। तो भाग्य का दोहन अपना कर नहीं पा रहे। और ये पिछले 70 साल से आरक्षण मिला है। क्या कर लिया 70 साल में? कुछ नहीं हुआ। ऐसा 7000 वर्ष तक मिलता रहे तो ऐसे कुछ नहीं होगा। कुछ ये आरक्षण भाई कह रहा हूँ, देश आज इतना आगे बढ़ रहा है, चांद पहुंच गए, हरते पहुंच गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया जी। लेकिन ये जो कास्ट को बांटने का काम और भेदभाव का काम कि आप ये कास्ट हो, आप ये हो, आप ये हो तो आपको ये आरक्षण मिल जाएगा, आप ये हो तो ये हो जाएगा, बल्कि इसको एक पैरेलल क्यों नहीं देखा जाता कि हर एक कास्ट में गरीब लोग हैं, हर एक कास्ट में समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक कास्ट में लोग टॉप लेवल पे भी हैं। हाँ, अपने बलबूते पर हैं, अपने भाग्य रेखा पर हैं, अपने कर्मों के आधार पर हैं। बिल्कुल। हाँ, तो क्या जरूरी है उसमें फिर? बिल्कुल संजय जी, एक बात अच्छे ढंग से समझिए कि अगर आप अपने यहाँ काम कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी, इसका रिस्क, इसका तनाव आपको सहना पड़ रहा है। आप और अच्छा कर पाएंगे तो आपका विकास होगा, नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन दलितों वाले प्रकरण में एक ये चीज समझ में नहीं आ रही या उन्हें समझने नहीं दी जा रही है। हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, आप देखिएगा कि जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसमें कहीं आरक्षण तो आया नहीं। मायावती जी ने समाज में संघर्ष किया, अपना मुख्यमंत्री बन गई, किसी ने नहीं रोका। और बहुत लोग अभी नहीं वहीं नीचे घूम रहे हैं। बिल्कुल। रामविलास पासवान जी जिनके लिए कहा जाता तो हमेशा मंत्री रहते हैं, हर सरकार मंत्री थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है यदि आरक्षण और जातीय शोषण होता तो ये लोग भी नहीं बन पाते। लेकिन ये चूक की बने हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं उन्होंने हिम्मत की, ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और दूसरी, आज की राजनीति का सबसे हल्का पहलू है जो अभी ठीक से पैदा नहीं हुआ राजनीति में, वो भी अगर सवर्णों को गाली देने लग जाए तो उसे भी कुछ वोट मिल जाएंगे। अच्छा, ये राजनीति का सबसे सस्ता मुद्दा है। इसलिए आज की राजनीति में जो ब्राह्मण हैं वो भी स्वीकार करने लगे हमारे पुरखों ने शोषण किया, भले बड़ा ये शोषण किया गया ये। लेकिन उनसे अगर कह दो कि भाई आपके पुरखों ने शोषण किया है तो जो आपके पास घर द्वार है वो इनको दे दो आपको, भाई अपने हिस्से का तो कर्ज चुकाओ आप, तो वो नहीं करने को तैयार। वो केवल वोट लेने के लिए कहने को तैयार है कि शोषण हुआ। मैं दलितों को निवेदन करके कहना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो तरक्की है, जो विकास है, उसमें सवर्ण बाधक है, सवर्ण बाधक कहीं नहीं है। आपने एक गलत विषय उठा रखा है। किसी के घर बच्चा ना हो रहा हो और दोष वो पड़ोसी का दे रहा हो, किसके कारण नहीं हो रहा है। कितनी खतरनाक बात है भाई। तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, दोषी तुम, तुम्हारे यहाँ विकास नहीं हो रहा, दोषी तुम। इसलिए और अच्छा, दूसरा, अगर सवर्णों ने शोषण किया तो हम कुछ मुद्दे उठाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो महादेव शास्त्री जी के यहाँ पढ़ने गए, ब्राह्मण थे। इसके बाद बड़ौदा राज्य से उनको सहयोग मिला तो विदेश पढ़ने गए। वहां पर
और लाइब्रेरी में महादेव शास्त्री का एक लेटर मिला उन्हें, तो लेटर देखते हुए वो रो पड़े। वो चित्र है, इसका मतलब वो ब्राह्मण को कितना मानते थे, इसलिए कि उनसे सहयोग मिला उन्हें। इसके बाद उनका विवाह रमाबाई से हुआ था, लेकिन जब तक विवाह हुआ वो घर रहे नहीं, अमेरिका में रहे। इसके बाद उन्होंने अपना कुछ बाहरी इस प्रकार के संपर्क बनाए वैवाहिक जीवन निर्वाहन के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये मानिए सोचना चाहिए कि ब्राह्मण को लोग इतना मानते क्यों है। कोई कृपा करके नहीं मान रहा, मानते क्यों हैं। अंबेडकर साहब को महादेव शास्त्री ने पढ़ाया ना होता, अपने साथ जोड़ा ना होता, तो अंबेडकर के मन में उनके प्रति आस्था नहीं बनती। इंदिरा जी या कांग्रेसी सरकारें उन्होंने ब्राह्मणों को उन पदों पर जरूर रखा जो बौद्धिक थे, और ये आरक्षण देकर नहीं रखा, उनकी जरूरत थी। आपकी एक जानकारी बोलूं कि काशीराम जी दलितों के भयंकर हितैषी थे। एक भी दलित को अपने साथ सहयोगी के रूप में नहीं रखा। अच्छा, कौन लोग? एक जाट था, एक गुर्जर था, एक ब्राह्मण था। अच्छा, 3 लोग थे जिन्हें सहयोगी में रखा। तो हमारा मेन प्रश्न ये है कि यदि ब्राह्मण गद्दार था, ब्राह्मण शोषण करता होता, तो लोग क्यों रखते? तो लोग क्यों रखते? ब्राह्मण ने इसके लिए कभी जबरदस्ती लठ नहीं उठाया कि मुझे ऐसा करो। आज भारतीय जनता पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, उनको देखो तो शरीर में एक ठीक से धोती नहीं पहने बेचारे। तो इतना त्यागपूर्ण जीवन सह करके और समाज की सेवा यदि दलित लोग भी करना प्रारंभ करें, मैं समझता हूं उनका भी वजूद बनेगा, उनका भी स्थान बनेगा, उनका भी वर्चस्व उस प्रकार का बनेगा। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ जिन्हें शूद्र कहा जाता था, वो शूद्र तो ठीक था, दलित शब्द गलत दिया गया। हाँ। जिसको जैसा कहा जाता वो ऐसा बन जाता। दलित माने संजय जी, शायद इस शब्द का अर्थ हमारे जो श्रोता आपके हैं, दर्शक, उन्हें नया लगे। दलिया नाम सुना है आपने? दलिया तो खाते हैं? हाँ। दलिया की परिभाषा ये है, एक दाने के, किसी एक दाने के 2 बराबर टुकड़े कर दो तो दल बन जाता है। दल से दाल बनती है, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल। अगर किसी के बराबर बराबर 2 टुकड़े हो गए तो दाल, और छोटे बड़े सैकड़ों टुकड़े हो गए तो दलिया। अच्छा। और दलिया को दलित गेहूं कहा जाता है। अच्छा। जिसने इस वर्ग की का नाम दलित दिया, उसकी इतनी खोटी सोच थी इनके प्रति कि वो जीवित समझने को तैयार नहीं था। तो सबसे पहले जिसने नाम दिया, जिसने नाम दिया, बड़ी खोटी सोच रही। हमारे दलित बंधु कुछ भी हो, परिश्रमशील हैं, सहनशील हैं और मेहनत करते हैं, दाल रोटी कमाते, उन्हें दलित कहना ये कहाँ तक न्याय था? मतलब उनके इतने टुकड़े हो गए, कुचले, एकदम खत्म। अच्छा। जबकि दलित इस प्रकार के नहीं हैं। मैं कहता हूँ शूद्र वर्ग के थे। और शूद्र मतलब क्या संजय जी? किसी भी ऑफिस को आप चलाना चाहेंगे, किसी कॉलेज को चलाना चाहेंगे, किसी संस्था में चलाना चाहेंगे, तो आपको अपने कर्मचारियों के 4 वर्ग रखने ही पड़ेंगे। A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। हर ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते ही होते हैं। बिल्कुल। अब कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ये बोले कि नहीं जज साहब, थोड़े दिन फैसला मैं करूंगा, सरकार सह जाएगी क्या जो आरक्षण देती घूम रही? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्णों में विभक्त हुए देखा जाए तो इसमें बड़े प्रश्न उठते हैं। जब ये कहा जाता है कि ये मनु की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है, चारों, तो जब एक माता पिता से चारों पैदा हुए तो एक ब्राह्मण दूसरा दलित कैसे हो गया या शूद्र कैसे हो गया? कुछ कारण रहा होगा। उसका कारण ये है कि जिस समय सभी जातियों के, मतलब
कश्यप ऋषि के सभी बच्चे तैयार हुए, या ब्रह्मा से पैदा हुआ सब तैयार हुए। उनमें पूछा गया जातियों का निर्धारण कैसे हुआ संजय जी, बहुत ध्यान देने की बात है। वहां जो लोग थे उनको पूछा गया, सबसे पहले काम खोजा गया, काम के अनुसार लोग खोजे जाते हैं, तो काम खोजा गया कि एक काम है कि यज्ञ करना है, नहीं वेद पढ़ना है और वेद पढ़ाना है। ठीक है। बोले महाराज बदले में क्या मिलेगा? बोले कुछ भी नहीं, जो मिल जाए ठीक है। अच्छा। बोले अच्छा। बोले और? बोले दान लेना है, संग्रह नहीं करना, और दान दे देना है। दान लेना है, दान दे देना है, दे देना है। बोले मुझे क्या मिले? बोले कुछ नहीं। बोले अच्छा। बोले यज्ञ करना है और करवाना है, करवाना है। बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले कुछ नहीं, जो यज्ञ का वो तिल जौ चावल बचता है वो खा लेना बस। अच्छा। ये वो बड़ी परीक्षा है भाई, बचपन से हम वेद पढ़ते रहे, यज्ञ करें, यज्ञ करावें, वेद पढ़ावें, और सुख सुविधा के नाम पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले हाँ। तो बोले इस ऐसा जो ये 3 काम कर लेगा कि वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, यज्ञ करे, यज्ञ करावे, दान ले और दान दे, ये त्यागपूर्ण जीवन जो जीने के लिए तैयार है वो हाथ उठावे। बिना फायदे का सौदा था, लोगों ने उठाया नहीं। सवर्णों की संख्या कम क्यों है? उठाया नहीं। जिन्होंने उठाया बोले तुम ब्राह्मण, अच्छा, तुम्हारा हर वर्ग सम्मान करेगा। एक अब ये एक प्रक्रिया हुई तो दलितों को छाटा नहीं गया, बन गए खुद ही, वो छट गए ना। तब उन्होंने प्रतियोगिता का सामना करने की हिम्मत की, और ना आज कर रहे हैं। आज एक बार सरकार के मुंह में तमाचा क्यों नहीं मारते? मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, हम खुद काबिल हैं, हम खुद हाँ, मैं कोई विकलांग थोड़ा हूँ, हम कमा खाएंगे, हम दूसरे को उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम टैक्स देंगे बस। अगर मैं संजय जी आपसे कह रहा हूं कि अगर सरकार ने ये 5-5, 10 किलो जो आटा दे रही, चावल दे रही, जो आरक्षण दे रही, जो पहनने को कपड़ा दे रही, यदि दुर्भाग्य से कभी ब्राह्मणों ने भी इसका लाभ लेना शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों की दशा दलितों से ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि फ्री खाने की इच्छा व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है। हाँ, एक दिल्ली में थे पहले फ्री देने वाले जी, इसके बाद अब वो किसी लायक नहीं रहे, खत्म हो गए, फ्री देकर भी खत्म हो गए। हाँ। अब दूसरी बात आई, जातियां बनी कैसे? मनु को लोग गाली देते, बातें ही नहीं थी। पहले आदि काल में सर्वम यज्ञमयम जगत, जो सृष्टि बनी वो यज्ञ के लिए बनी थी। तो यज्ञ के लिए बनी तो उसमें किसी को भूख लगती नहीं थी। सतयुग में खाना जरूरी नहीं था, जो था तो यज्ञ के लिए जीवन था। तो अब यज्ञ के लिए है तो वहां कुछ पद आवंटित होते थे। बोले इसमें जो हवन होगा, जो वेद का स्वाध्याय होगा, जो हवन होगा, जो पूर्णाहुति होगी, यज्ञ होगा, ये सब कौन करेगा? बोले पंडित जी जो आचार्य हैं ब्राह्मण, वो मंत्र बोलेंगे। ये थोड़ा कि दलितों को बोलने नहीं दिया, इन्हें आता ही नहीं था। हाँ, आता होता तो बोलते, इनका भी नंबर 1 पर स्थान होता, तो इनके पुरखों ने बोला ही नहीं, वो उस डिबेट में सम्मिलित नहीं हुए। तो प्रतियोगिता में अगर भाग ही नहीं लोगे तो रिजल्ट तुम्हारा कैसे आएगा? तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, मंत्र बोले। यज्ञ में क्षत्रियों को कहा गया यज्ञ की सुरक्षा करो ताकि आसुरी शक्तियां हमला न करें, उन्होंने सुरक्षा किया। इसके बाद वैश्यों से कहा गया तुम यज्ञ के लिए धन दो, तो वैश्यों ने यज्ञ के लिए धन दिया। इसके बाद कारोबार केवल दलितों ने किया, शूद्रों ने किया। कारोबार का ये था, माली से कहा गया तुम फूल लाओ। भाई यज्ञ में काम जो तुम कर पाते हो वही तो बताया जाएगा। पहले वो बोल चुके थे हम यही कर सकते। हाँ, तो उन्होंने कहा हम फूल दे सकते हैं, बोले तुम माली हो गए। वो बोले नाई बोले हम ये काम कर सकते हैं जो यज्ञ का साफ सफाई बर्तन वर्तन, बोले जाओ तुम्हारा ये काम हो गया। जो कुम्हार थे उन्होंने कहा हम घड़े दे सकते हैं, बोले ठीक है। इसके जो जिस लायक था, कहारों ने कहा हम पानी भर के दे सकते हैं, बोले ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दलित उस यज्ञ से दूर रहे,
किसी ने सफाई की, किसी ने छप्पर छाए, किसी ने फूलमाला स्तंभ लगाया। बांधे, किसी ने फूल माला लगाए। जो कुछ कर सकता था सबने अपनी अपनी स्वेच्छा अनुसार सेवाएं दी। और इसके बाद कहा जाता है नहीं, ब्राह्मणों ने शोषण किया और उन्होंने अलग कर दिया। कुछ लोग हैं जो मीडिया में आकर अपनी बातें बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गोबर उठवाए, ये किया वो किया। दलित कैटेगरी के लोग हैं जी, ये बोलते हैं। जी, ऐसा नहीं है। इस पर भी मैं एक बात कहूंगा। बात ये नहीं है, बात ये है गोबर उठाने को किसी ने कहा नहीं। इनके परिवार के लोग मारे गए, वो कहते हैं शोषण करके हमारा ले लिया है। अरे इस त्याग को कौन, एक और बड़ी ज्वलंत बात बोलूंगा। कहा जाता है कि सवर्णों ने 80 साल के बूढ़े दलित, अब वो ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनके पैर छूते हैं। बोले देखो ये किया जाता, कितना शोषण हुआ, मन गिराया गया। इसकी कहानी आप सुनिए संजय जी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्थिति ये थी कि इन लोगों ने खेती करके, मतलब आक्रांता ने हमला कर रखा है, ये खेतों में लगे हैं, मौन समर्थन चल रहा है, अड़े नहीं। तो उस परिस्थिति में ये तो खेत में लगे और सवर्ण वहां मार दिए गए। तो ये क्या करते थे, सवर्णों को झाड़ पर चढ़ा देते थे कि अरे आप बाबू साहब इतने बड़े और मैं कहाँ, मैं तो आप ही की कृपा से रह रहा हूँ, ये चरणों बड़े रहेंगे। हाँ, हम आपकी गाय का गोबर उठा दिया करेंगे, आप लड़ने चले जाओ, हम गोबर उठा दिया करेंगे, हम आपकी खेती कर देंगे, हम ऐसे वैसे। तो ये वो 50-50 साल, 40-40 साल के लोगों के वो 80-80 साल के लोग पैर छू रहे थे। परिस्थिति ये हुई कई गांवों में, जब सवर्ण बिल्कुल मार दिए गए, उनके 12-12, 14-14 साल के लड़के बचे। तो जब वो छोटे छोटे लड़के, और अब तो किसी लायक नहीं थी, महिलाएं विधवा हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो 80-80 साल के लोग ये आके और उन बच्चों के पैर छुए, 16-18 साल के बच्चों, 80 साल वाले लोग, हाँ, पैर छुए और पैर छू के ये याद दिलावें कि सारे भूल ना जाएं कि तुम्हारे बाप मरते रहे, तुम्हें भी मरना ही है इनमें। तो उनके पैर छुए और बाबू साहब जब तक, उस 16-18 साल के लड़के को, कि बाबू साहब जब तक आपके पुरखे थे हमारे मुंह में आंच नहीं आई, और मैं तो आप ही के सहारे जी रहा हूँ, आपके खेत पात करता हूँ, आपके जानवर, आपका गोबर उठाता हूँ और आप ही के यहाँ सब, और जैसे ही वो था हम तो आप ही के सहारे, आप सुरक्षा करो। तो वो 16-16 साल के लड़के झाड़ पर चढ़ के और लड़ मर जाते थे। अब आपका वाला वीडियो हमारे हैं, बहुत बड़े मित्र हैं दलित हैं, उनको जरूर भेजूंगा मैं जी। तो अब वहां मतलब चाहिए, जब बराबर बनने की शौक है तो उन छोटे बच्चों का, कम से कम ब्राह्मणों का भी वंश बना रहता। आज हमारी 7% जनसंख्या है पूरे देश में, तो हमारा भी वंश बना रहता, हमारी भी संख्या होती, तब तुम तन के खड़े होते कि नहीं बराबर के हैं। समझ में बात आती। 25% तुम्हारी संख्या थी, 25% हमारी होती, 25% क्षत्रियों की होती, 25% वैश्यों की होती। आज स्थिति ये है 85% तुम्हारी, 15% में सब समिट गए। जब ये सब मर मिटे, अब तुम्हें लग रहा कि इन्होंने तुम्हारा शोषण किया है। अरे पुरखों की संपत्तियां उनके पास थी, अब तुम सरकारी हथकंडे अपना के और उनसे वो छीन लेना चाहते हो, कैसे संभव है? सरकारें भी इनको सिर्फ वोट बैंक मान रही है बस। और जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिनके पुरखे मर मिटे, वो यूजीसी ऐसा कोई बिल पास करेगा, सह कैसे लेंगे? उन्हें मर मिटना आता है। तो यूजीसी की जो जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, है ये समाज में भ्रांतियां फैलाने का, आपस में लड़ाने का ही काम है, और कोई जरूरत नहीं। सब लोग मिलके जुलते पहले भी रहे, आज भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इतनी अहम जानकारी रखी। और ये जो पूरा इंटरव्यू देखेंगे, उनकी जो ज्ञान की कमी है वो पूरी हो ही जाएगी, चाहे दलित हो चाहे उच्च जातियों के हो, कोई भी हो, सबके लिए बहुत खास इंटरव्यू है। धन्यवाद।